जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चली होगी। साथियों आज का जो हमारा टॉपिक है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो झारखंड पुलिस में हिंदी का पेपर नंबर 2 होता है उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। साथियों इसके पहले हमने आप लोगों के लिए 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके तीनों प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि आपकी अभी तक तैयारी कितनी हो चुकी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है साथियों, पाए महावर दैन को नाइन बैठी आय, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाए। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है। संदेह अलंकार है, भ्रांतिमान है या विशेषोक्ति है? कौन सा अलंकार है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार है। देखिए थोड़ा सा डिटेल। उपयुक्त वाक्य पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है। इस काव्य पंक्ति में नायिका की लाल एड़ी को देखकर नाइन समझती है कि यह पहले की महावर माने पैरों में लगाया जाने वाला रंग है और उसे बार बार रगड़कर छुड़ाने का प्रयास करने लगती है। वस्तुतः यहाँ जहाँ पर समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम होता है तो साथियों वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। समझ में आई बात को? तो ये आपका जो राइट आंसर होगा वो है भ्रांतिमान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। आत्मजा, नंदिनी, भार्या या फिर कन्या। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है, जो इन चारों में से भिन्न है वो है भार्या। ठीक है, भार्या आपका राइट आंसर होगा। देखिए आत्मजा, नंदिनी तथा कन्या एक ही अर्थ प्रकट करते हैं जबकि भार्या का अर्थ पत्नी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1951 को, 14 सितंबर 1948 को या फिर 14 सितंबर 1950 को? तो कौन सी तिथि थी, कौन सा सन था, कौन सा महीना था? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, देखिए 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के तहत संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इसी अनुच्छेद के तहत देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि का दर्जा दिया गया। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 343 के तहत। अगला प्रश्न है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, स्वर कहते हैं, वर्ण कहते हैं, शब्द कहते हैं, क्या कहते हैं? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है स्वर। ठीक है, स्वर कहते हैं। देखिए जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उसे हम स्वर कहते हैं। इन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। ठीक है, स्वर का उच्चारण जब करते हैं तो किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ह, छ, ओ, ए, आए। तो कंठ तालु कौन सा वर्ण है? उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? तो आपका जो राइट आंसर साथियों वो है ऐ। ठीक है, ऐ जो है वो कंठ तालु के अंतर्गत आता है। ऐ वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और तालु दोनों है, अर्थात कंठ तालव्य वर्ण है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है कौन सा? शैशव, लोहा, लकड़ी, पुस्तक। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा विकल्प आपका सही होगा बताना। तो आपका जो राइट आंसर साथियों वो है पुस्तक। ठीक है, पुस्तक के अंतर्गत जिससे समस्त जाति का बोध होता है वहां पे जातिवाचक संज्ञा होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है पुस्तक। ठीक है, देखिए शैशव भाववाचक संज्ञा है, लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा है, लकड़ी भी द्रव्यवाचक संज्ञा है, परंतु पुस्तक जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो बिल्कुल कन्फ्यूजन मत होइएगा, थोड़ा सा पेशेंट रखेंगे तो उसका डिटेल भी हम आपको क्वेश्चन के बाद समझाते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? वायु, रेणु, सेतु या रज्जु। तो कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर है साथी वह है सेतु। ठीक है, सेतु आपका राइट आंसर होगा। वह स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। सेतु जो है पुल्लिंग शब्द है, जबकि वायु, रेणु तथा रज्जु स्त्रीलिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग शब्द और कौन कौन से होते हैं ये थोड़ा सा जान लेते हैं। कैद, कृपा, कन्या, घास, गदा, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत अंगूर, आंसू, कीचड़, उल्लेख, कलेवर, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सर्वनाम है? यह, सभा, मनुष्य, हिमालय। तो कौन सा शब्द है जो सर्वनाम है? आपका जो राइट आंसर बनेगा वह है यह। ठीक है, यह आपका राइट आंसर होगा। देखिए, दिए गए शब्दों में यह सर्वनाम शब्द है। सर्व माने सब और नामों माने संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है, तो हिंदी में जो मूल सर्वनाम हैं वो 11 हैं और सर्वनाम जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न है दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? दोनों शब्द है ये किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? समुदाय बोधक, पुनरुक्ति बोधक, आवृत्ति बोधक, क्रम बोधक। तो आपका जो राइट आंसर है वो है समुदाय बोधक। ठीक है, समुदाय बोधक आपका राइट आंसर होगा। देखिए, प्रश्न में पूछा गया दोनों शब्द समुदाय बोधक या संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि यह समुदाय का बोध कराता है। ठीक है, दोनों। अगला प्रश्न है अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो कौन सी क्रिया है अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया अब पढ़कर क्या होगा, इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हरिमोहन अपनी पुस्तक को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद कारक है। बहन को पुस्तक देता है माने जो रेखांकित पद है इसमें कारक बताना है, कौन सा कारक है? कर्म है, संप्रदान है, संबंध है या फिर अधिकरण है? कौन सा कारक है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक है। वाक्य में जो रेखांकित पद बहन को पुस्तक देता है में संप्रदान कारक है। कर्ता द्वारा जिस संज्ञा के लिए कोई कार्य किया जाए, जिसे कुछ दिया जाए, वह संप्रदान कारक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान या इनमें से कोई नहीं। तो गायक गीत गा रहा है इस काल का उदाहरण बताना है। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वह है तत्कालिक वर्तमान। ठीक है, तत्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है गायक गीत गा रहा है। देखिए, गायक गीत गा रहा है वाक्य में तत्कालिक वर्तमान काल है। वस्तुतः जब क्रिया वर्तमान काल में जारी हो या हो रही हो तो उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। अब थोड़ा सा वर्तमान के भेद जान लेते हैं। वर्तमान काल के सामान्य वर्तमान काल जैसे वह आता है, एक भेद ये हो गया। पूर्ण वर्तमान काल दूसरा का भेद है, इसका एग्जाम्पल है वह आया है। संभाव्य वर्तमान काल का जो उदाहरण है वह आया हो। और तत्कालिक वर्तमान काल का जो उदाहरण है मैं लिख रहा हूँ। और संदिग्ध वर्तमान काल श्याम पढ़ता होगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो उदाहरण मिलेंगे आपको संदिग्ध वर्तमान काल में आएंगे और इस तरीके के उदाहरण तत्कालिक वर्तमान काल में, इसी तरीके से सारे उदाहरण। ठीक है, अगला प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आम्र, दूध, शहीद, खिड़की। तो तत्सम शब्द का चयन करना है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है आम्र। ठीक है, आम्र आपका राइट आंसर होगा। देखिए, आम्र जो है वो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आम है। दूध तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दुग्ध है। खिड़की देशज शब्द है। शहीद शब्द एक अरबी शब्द है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? आशीष, दर्शन, आश्रय, उद्घाटन। तो तद्भव शब्द कौन सा है ये बताना है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है दर्शन। ठीक है, दर्शन आपका तद्भव शब्द है।
दर्शन तद्भव शब्द है जिसका तत्सम दर्शन है, जबकि आशीष आश्रय तथा उद्घाटन तत्सम शब्द है। इनके तद्भव क्रमशः आशीष होगा, आसरा तथा उघाड़ना, ठीक है, ये इनके तद्भव होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक विदेशी भाषा का नहीं है। औरत, कमीज, गमला, बूंद। इन चारों विकल्पों में से एक ऐसा शब्द है जो विदेशी भाषा का नहीं है, वही बताना है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बूंद, ठीक है, बूंद आपका राइट आंसर होगा। देखिए, जो बूंद है वो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बिंदु है। गमला तथा कमीज पुर्तगाली शब्द हैं और औरत जो है अरबी शब्द है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जीभ का पर्यायवाची है वसन, रसना, ध्वनि, जीव। तो जीभ का पर्यायवाची कौन सा है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है रसना, ठीक है, रसना आपका राइट आंसर होगा। जीभ का जो पर्यायवाची शब्द है रसना है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं आत्मा, जबान, अंतःकरण, जिह्वा इत्यादि हैं। अन्य शब्दों के जो पर्यायवाची हैं वो देखते हैं, जैसे वचन, वचन का उक्ति, बात, प्राण, कथन, वादा इत्यादि होता है। जीव का प्राणी, प्राणधारी, देहधारी, देही, जीवधारी इत्यादि होता है। ध्वनि का स्वर, शब्द, आवाज इत्यादि होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, धनंजय का पर्याय है गुडाकेश, धुरंधर, मृत्युंजय, सारथी। तो धनंजय का पर्याय बताना है, क्या होगा? तो गुडाकेश आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। धनंजय के पर्याय गुडाकेश, पार्थ, अर्जुन, कौंतेय, सव्य, साची इत्यादि हैं। अन्य विकल्प असंगत हैं आपके, ठीक है। अगला प्रश्न है, विस्तृत का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? विस्तार, निस्तार, संक्षिप्त, संक्षिप्त। तो विस्तृत का विलोम क्या है? तो संक्षिप्त, ठीक है। विस्तृत का जो विलोम होगा वो संक्षिप्त होता है। विस्तृत का विलोम संक्षिप्त या संकुचित होता है। उसी प्रकार विस्तीर्ण का विलोम संकीर्ण होता है। अन्य विलोम शब्द हैं विराट का शूद्र, विबुध का अधिबुध, विमुख का उन्मुख, विधवा का सधवा और विख्याति का कुख्याति, ठीक है। तो ये कुछ विलोम शब्द थे। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? स्त्री, पल्लू, गांव, आंगन। तो अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है। तो आपका जो राइट आंसर है साथी वो है स्त्री, ठीक है। कंफ्यूजन में आप आंगन मत कर दीजिएगा। स्त्री आपका राइट आंसर होगा, ये समानार्थी शब्द है अंगना का। अंगना शब्द का समानार्थी शब्द स्त्री है, जबकि अंगना शब्द का समानार्थी शब्द आंगन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अंगना है, अंगना नहीं। बिंदी और चंद्रबिंदी का ख्याल रखिएगा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? अपेक्षा, अभिप्सा, उपेक्षित, अर्षित। तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को हम क्या कहेंगे? तो उसे हम क्या कहेंगे? अभिप्सा कहेंगे, ठीक है, अभिप्सा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त जो शब्द होगा वो अभिप्सा होगा। अन्य महत्वपूर्ण शब्द जैसे कि अपेक्षा की बात करें, अपेक्षा माने चाह या आशा। अपेक्षित, जिसकी चाह या आशा हो उसे हम अपेक्षित कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, जो अवश्य होने वाला हो के लिए उपयुक्त शब्द है निश्चित, अवश्य, अवश्यंभावी, शाश्वत। कौन सा शब्द उचित होगा बताइए? तो आपका जो राइट आंसर है वो है अवश्यंभावी, ठीक है। अवश्यंभावी आपका राइट आंसर होगा, जो अवश्य होने वाला हो। अगला प्रश्न है, किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है? किसी कार्य का समाप्त होना, डूबने से बचना, लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना, नदी पार करने में असफल होना। तो क्या होगा किनारे लगना मुहावरे का अर्थ? तो आपका जो राइट आंसर साथियों हुआ है किसी कार्य का समाप्त होना, ठीक है। किसी कार्य का समाप्त होना माने किनारे लगना। इस काम को मैंने किनारे लगा दिया, ठीक है। किनारे लगना मुहावरे का जो अर्थ है किसी कार्य को समाप्त होना कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, दरिद्रता में आनंद लूटना के अर्थ में किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? दरिद्रता में आनंद लूटना, सींग काटकर बछड़ों में मिलना,
लंगोटी में फाग खेलना, 7 घाट का पानी पीना, लंगर लंगोट कसना। क्या होगा बताइए। तो लंगोटी में फाग खेलना दरिद्रता में आनंद लूटना के बराबर होता है, ठीक है। तो दरिद्रता में आनंद लूटना के अर्थ में जो मुहावरा प्रयोग होगा वो लंगोटी में फाग खेलना होगा, ठीक है। प्रश्न है, घर आया डैश डैश भी नहीं निकाला जाता, खाली स्थान पर होगा। क्या होगा? मेहमान, कुत्ता, रिश्तेदार, ब्राह्मण। तो घर आया खाली स्थान पे भरना है, क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर है साथी वो है कुत्ता, ठीक है। कुत्ता आपका राइट आंसर होगा। घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता, खाली स्थान पर यही शब्द होगा, ठीक है। यह एक मुहावरा है, तो देखिए इसका क्या अर्थ निकलेगा। घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता लोकोक्ति है साथियों, ठीक है। अतः रिक्त स्थान पर कुत्ता होगा, इसका अर्थ है घर आए तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति का भी निरादर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो घर आए तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति भी अगर आ जाते हैं घर पे, तो उनका निरादर नहीं करना चाहिए, अपने द्वार पे उनका सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यह लोकोक्ति बनी है, घर आए कुत्ता भी नहीं निकाला जाता। हमने भूल से मुहावरा बोल दिया, तो इसके लिए आप लोग, ठीक है, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बोल देते हैं, कहानी खत्म करते हैं। अगला प्रश्न है, घर आया डैश डैश भी नहीं निकाला जाता, खाली स्थान पर होगा, ठीक है। क्या होगा? मेहमान, कुत्ता, रिश्तेदार, ब्राह्मण। तो आपका जो राइट आंसर है वो है कुत्ता, ठीक है। इस लोकोक्ति जो पूर्ण होगी वो कुत्ता शब्द के रखने से होगी। घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता, ये करेक्ट लोकोक्ति बनेगी, ठीक है। तो आइए इस लोकोक्ति के बारे में जानते हैं। घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता लोकोक्ति है, अतः रिक्त स्थान पर कुत्ता होगा। इसका अर्थ है घर आए तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति का भी निरादर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपके अगर घर कोई तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति भी आ जाए तो आप उसका सम्मान करिए, निरादर मत करिए। अगला प्रश्न है, चिर या चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। लंबा प्राचीन, वस्त्र पुराना, पेड़ वस्त्र, पुराना वस्त्र। क्या होगा? चिर और चीर। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है पुराना वस्त्र, ठीक है। चिर माने होता है पुराना और चीर माने होता है वस्त्र, होता है ना वस्त्र का जो पर्यायवाची, वस्त्र, वसन, पट, चीर। तो यही चीर है जो वस्त्र का पर्यायवाची है, और चिर माने होता है पुराना। चिर का अर्थ पुराना अथवा चीर का अर्थ वस्त्र होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है? उत्कर्ष, उत्तम, अत्यधिक, उन्नत। तो कौन से शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? उत। तो आपका जो राइट आंसर है वो है अत्यधिक, ठीक है। अत्यधिक में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है। इसमें अत्यधिक माने अति धन अधिक शब्द में अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उत्कर्ष, उत्तम एवं उन्नत में उत उपसर्ग लगने से बने शब्द हैं, तो ये सब तीनों में उत उपसर्ग लगा हुआ है, बाकी अत्यधिक में अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, अ, क, इक या इक। तो औपचारिक शब्द में जो प्रत्यय लगा है वो कौन सा है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है इक प्रत्यय, ठीक है। औपचारिक में इक प्रत्यय लगा है। औपचारिक में एक प्रत्यय लगा है, इक तद्धित प्रत्यय है। इक प्रत्यय के योग से बने अन्य शब्द हैं औपन्यासिक, शाब्दिक, आर्थिक, नैतिक, दैनिक, साहसिक इत्यादि, ठीक है। तो ये इक प्रत्यय से बने शब्द हैं। अगला प्रश्न है, सावधान का सही संधि विच्छेद है। सावधान, सा प्लस अवधान, स प्लस आवधान, स प्लस अवधान। क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर है वो है स प्लस अवधान, ठीक है।
बराबर सावधान, ये सही संधि विच्छेद है। तो सावधान का जो सही संधि विच्छेद है वो स प्लस अवधान है, माने अ प्लस अ मिल के बराबर आ बनता है। इसमें दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। तो दीर्घ स्वर संधि है, स्वर संधि का एक भेद है दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। अगला प्रश्न है विपत जाल, विपत प्लस जाल, विपत जाल में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, बताइए। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो कौन सा होगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यंजन संधि, ठीक है। व्यंजन संधि आपका राइट आंसर होगा। विपत जाल, विपत जाल में व्यंजन संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि त व्यंजन के बाद च छ हो तो आधा च, ज झ हो तो आधा ज, ठीक है, यहाँ पे आधा ज, और ट ठ हो तो आधा ट, ड ढ हो तो आधा ड, और ल होने पर आधा ल हो जाता है। तो ठीक है, ये व्यंजन संधि के नियम हैं। अगला प्रश्न है लक्ष्य भ्रष्ट में समास है करण तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो लक्ष्य भ्रष्ट में समास कौन सा है, बताइए। तो आपका जो राइट आंसर है वो है अपादान तत्पुरुष, ठीक है। अपादान तत्पुरुष होगा लक्ष्य भ्रष्ट में। देखिए, जो लक्ष्य भ्रष्ट में अपादान तत्पुरुष समास है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो एवं से चिन्ह का लोप हो, वहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे भय, भयभीत, भय से भीत, लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। तो ठीक है, ऋण से मुक्त हो जाते हैं, यहाँ पे अपादान समास होगा, ठीक है। अपादान तत्पुरुष समास है, क्योंकि जैसे ऋण मुक्त, देखिए ऋण से मुक्त हो गया आप, तो किसी चीज़ से अलगाव होना क्या होता है, अपादान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है वह समास है तत्पुरुष समास, समाहार द्वंद्व समास, व्यतिरेक बहुव्रीहि समास, इतरेत्तर द्वंद्व समास। तो जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं इतरेत्तर द्वंद्व समास कहते हैं, जब सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है, ठीक है। जिस समास में सभी पदों में और शब्द का लोप रहता है वहाँ इतरेत्तर द्वंद्व समास होता है। जैसे देश विदेश, देखो देश और विदेश, यहाँ पे और शब्द, यहाँ पे देखिए क्या होता है, लोप रहता है। नर नारी, नर और नारी होता है, तो और शब्द का यहाँ पे लोप हो जाता है ना, तो यहाँ पे द्वंद्व समास होगा, माने इतरेत्तर द्वंद्व समास। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर होगा। क्या होगा? वह पंडित है किंतु हठी है, वह पंडित है वह हठी है, पंडित होने के कारण वह हठी है, पंडित होते हुए भी वह हठी है। तो कौन सा वाक्य एकदम परिवर्तित करने पर सही होगा? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वह पंडित है किंतु हठी है, ठीक है, यह आपका राइट होगा। दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जब पर, किंतु और या इत्यादि से जुड़े होते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। पर, किंतु और या इत्यादि शब्द से जुड़े हों तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है। अगला प्रश्न है बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। प्रश्नवाचक, विधान वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। तो बच्चे खेल रहे हैं, क्या होगा आपका राइट आंसर होगा? तो आपका जो राइट आंसर साथी होगा वो होगा विधान वाक्य, ठीक है। विधान वाक्य आपका राइट आंसर होगा, बच्चे खेल रहे हैं। देखिए, बच्चे खेल रहे हैं अर्थ के आधार पर यह वाक्य विधान वाक्य यानी विधिवाचक वाक्य है। जिस वाक्य में किसी बात के होने का बोध हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश है, मैंने विद्यालय जाना है, क्या होगा? तो यहाँ पे जो अशुद्ध अंश है शब्द वाक्य का वो है मैंने, ठीक है। मैंने आपका राइट आंसर होगा। मुझे विद्यालय जाना है, यह शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है,
मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो शुद्ध वाक्य पहचानना है, कौन सा है बताइए। तो आपका जो राइट आंसर है वो है मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रस्तुत वाक्य शुद्ध वाक्य है विकल्प डी। विकल्प ए तथा बी में प्रयुक्त एक हलवाई की दुकान त्रुटिपूर्ण है, जबकि विकल्प सी में एक के साथ बहुवचन हलवाइयों का प्रयोग हो रहा है, जो त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, तो जब एक बोल दिए हैं तो बहुवचन हलवाइयों नहीं लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है परीक्षा, 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 परीक्षा। तो परीक्षा सब लोग देते हैं, एग्जाम सब लोग देते हैं, तो परीक्षा कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो बताइए। तो आपका जो राइट आंसर है वो है परीक्षा। ठीक है, इस तरीके से परीक्षा लिखा जाता है। और झांसी में एक जगह है पारीक्षा, वहाँ पे CISF की ट्रेनिंग होती है, तो वो जगह है पारीक्षा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अन्य दिए गए शब्द पारीक्षा शब्द के विकृत रूप हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अधिशासी, अधिशासी, अधिशासी या अधिशासी। तो वर्तनी की दृष्टि से आपको शुद्ध शब्द बताना है, कौन सा है। अधिशासी कैसे लिखा जाएगा? तो आपका जो राइट आंसर है वो है अधिशासी। ठीक है, इस तरीके से अधिशासी लिखा जाएगा। देखिए, अधिशासी का शुद्ध शब्द ये है, शेष अशुद्ध हैं आपके। अगला प्रश्न है, सकारात्मक सोच य र ल व, यहाँ पे र कर लिए, य र ल व है, उसके बाद 6 है, माने 1 2 3 4 5 6, इसलिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 और लास्ट वाला दिया हुआ है, बीच में आपको सही बैठाना है। तो बैठा के बताइए कौन कैसा आएगा, पूर्ण भाषा में आंसर करना है। सकारात्मक सोच, उसके बाद हम कौन सा लेंगे? अगर हम सकारात्मक सोच के बाद ही जीवन की, सकारात्मक सोच ही जीवन की, उसके बाद हम ले सार्थकता है, यहाँ पे र है, सकारात्मक सोच जीवन ही जीवन की सार्थकता है, उसके बाद हम ले लेते हैं यह ले लेते हैं सार्थकता ही सफलता है और असफलता ही सार्थकता है। शुद्ध बना? तो कैसे बना देखिए, पहले सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है, सार्थकता ही सफलता है और सफलता ही सार्थकता है। तो बना? तो पहले क्या बना? पहले हमारा सकारात्मक सोच ही जीवन की, पहले ल आया, फिर कौन सा आया? जीवन की सार्थकता है, माने र आया। ठीक है, ल र हुआ, उसके बाद सार्थकता ही य आया, फिर व आया, तो ल र य व आया। अब देखिए, इस तरीके से आप रख के देखेंगे तो सेंटेंस करेक्ट बनेगा। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन के मुताबिक वो होगा ल र य व, ल र य व, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए जो उचित आपके वाक्य बनेंगे वो ये है, सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है, सार्थकता ही सफलता है और सफलता ही सार्थकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता न एक विलसती आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? रस बताना है। श्रृंगार रस है, करुण रस है, शांत रस है, कौन सा रस है बताइए। तो समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। तो यहाँ पे जो रस है वो शांत रस है। ठीक है, शांत रस है, मन में संयम, शांति या वैराग्य को जागृत करने वाले प्रसंगों के चित्रण में शांत रस होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद या वैराग्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे शांत रस होगा। अगला प्रश्न है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। इस चौपाई में अलंकार है, कौन सा अलंकार है? विषम, विभावना, असंगति, कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे विभावना अलंकार होगा। ठीक है, विभावना अलंकार होगा। जो उपयुक्त चौपाई है उसमें विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार में कारण के बिना कार्य संपन्न हो जाता है।
ठीक है। तो जहाँ कारण के बिना कार्य संपन्न हो जाए वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, भक्तमाल। तो कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो भक्तमाल आपका राइट आंसर होगा। यह तुलसीदास की नहीं है, बाकी तीनों कृतियाँ तुलसीदास जी की हैं। भक्तमाल के रचनाकार तुलसीदास नहीं है बल्कि नाभादास जी हैं। तो भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास। और रामचरितमानस, गीतावली, कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न फिर है, केशव कही न जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति समुझी, मन ही मन रहिए। उपयुक्त पंक्तियों में है भक्ति रस, शांत रस, करुण रस, कौन सा रस है? रस आपको बताना है। तो कौन सा रस होगा? केशव कही न जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति समुझी, मन ही मन रहिए। यहाँ पे कौन सा रस है? तो यहाँ पे जो रस होगा साथियों वो है अद्भुत रस। ठीक है, अद्भुत रस है। उपयुक्त जो पंक्तियां हैं तुलसीदास कृत विनय पत्रिका से उद्धृत हैं, जिसमें आश्चर्य का भाव प्रतीत होता है, अतः इन पंक्तियों में अद्भुत रस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, साधु को भिक्षा दो। तो शुद्ध वाक्य पहचानना है, क्या होगा? आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए विकल्प सी का वाक्य शुद्ध है, शेष वाक्य अशुद्ध हैं। इनके शुद्ध वाक्य इस प्रकार हैं, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं? साधु को भिक्षा दो। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही वाक्य भेद पहचानना है। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय ले ली। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। विधानवाचक वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो सही वाक्य भेद पहचानना है, बताइए। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, अभी इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था पर, किंतु, और, या, इसलिए, ये सब शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पे कौन सा वाक्य होगा? तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य होगा। तो पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली, तो इसलिए शब्द बताता है कि संयुक्त वाक्य है। ठीक है, प्रश्नगत वाक्य संयुक्त वाक्य है। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजकों और, एवं, तथा, या, अथवा, अतः, इसलिए, फिर भी, तो, नहीं, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि ये शब्द अगर योजक शब्द हैं, अगर ये मिलते हैं तो संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, समष्टि का विलोमार्थी शब्द है समष्टि। विशिष्ट, व्यष्टि, अशिष्ट, अपुष्टि। साथियों आज की वीडियो का यह लास्ट प्रश्न है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? हम हर प्रैक्टिस सेट में 45 क्वेश्चन लेके आते हैं, जिसमें से आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन गद्यांश के पूछे जाएंगे। वही 5 क्वेश्चन नहीं लेके आ रहे हैं, वो भी हम लेके आएंगे। आप लोगों को गद्यांश भी करवाएंगे, थोड़ा एग्ज़ाम पास में आ जाए तो वो भी करवाएंगे। लेकिन अभी जो सारे हर टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं वो हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं। बस ओनली गद्यांश का टॉपिक बचा है, वो भी हम कवर कर लेंगे। आप परेशान मत होइए, बस प्रैक्टिस सेट ऐसे करते रहिए। बस जिस भी टॉपिक से आपको प्रश्न मिलते हैं वो टॉपिक आप लोग मजबूत कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए प्रश्न का उत्तर देते हैं। समष्टि का विलोमार्थी शब्द है, क्या होगा? तो जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यष्टि। ठीक है, व्यष्टि आपका राइट आंसर होगा। ये देखिए, समष्टि का विलोमार्थी शब्द व्यष्टि होगा, जबकि विशिष्ट का साधारण, अशिष्ट का शिष्ट और अपुष्टि का पुष्टि विलोम होगा। ठीक है, तो यहाँ से सारे विलोम शब्द मिले। तो साथियों कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी पढ़ सकें और वो भी अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। ठीक है, तब तक मिलते हैं साथियों अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।